ये इस वक्त की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 7 बरस थी। मैं एक अच्छे खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद साहब खासे तालीम याफ्ता और दूसरे शहर में एक आला ओहदे पर फाइज थे, जहाँ रहाइश के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला था। अबू वहाँ अकेले रहते थे। वो छुट्टी के रोज़ हमसे मिलने आते थे। उनके साथ रहने में हमें कोई मसला बज़ाहिर दरपेश नहीं था, लेकिन यहाँ अम्मा नौकरी करती थी। अम्मी बीएड थी, एक कर में हाई स्कूल में काम करती थी, इसलिए वो इस सहूलत के पेश नज़र नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। हालांकि अबू के पास किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन उम्मी अपनी आज़ादी किसी कीमत पर दियों पर नहीं लगा सकती थी। एक तालीम याफ्ता घर होने के बाइस हमारे महल्ले में काफ़ी इज्जत थी, इसलिए उम्मी की आज़ादी पर किसी ने कोई एतराज़ न किया था। चप्पन में इंसानी जहन एक साफ कागज़ की मानिंद होता है। इस पर अगर वक्त का कलम कुछ लिख दे तो वो दीनमत हो जाता है। ये वाक़या भी मेरी तमाम ज़िंदगी पर एक गहरे साए की तरह हावी है। इस हादसे के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नाखुशगवार याद नहीं है, लेकिन इसका असर इतना शदीद है कि मेरा तर्ज़ ज़िंदगी इसने बदल दिया है। बाबा दालियन मोहम्मद रोज़ हमारे यहाँ दूध देने आया करता था। वो अपने वक्त का बहुत पाबंद था, लेकिन कुछ दिनों से वो देर से आ रहा था। एक दिन उम्मी ने पूछा, क्या मामला है? तो कहने लगा, बीबी जी, बुढ़ापे ने फ्राइज से भी गाफिल कर दिया है। बीमारी भी किसी दुश्मन की तरह ताक में बैठी थी। जरा सा आज़ा को कमज़ोर पाया हमला आवर हो गई। उसने ये भी कहा कि आइंद है दूध देने मेरा बेटा आया करेगा। फिर रोज़ाना वो अपने बेटे को दूध देने भेज देता था। इसका बेटा फैज़ान यही कोई 32-34 बरस का होगा। बाबाद बैन मोहम्मद था तो गरीब, लेकिन हर हाल में बेटे को तालीम दिलवाना चाहता था, इसीलिए बुढ़ापे में इस वक्त तक मशक्क़त करता रहा जब तक जिसमें ताकत रही। इस गुर्बत के आलम में भी इसने अपने बेटे को बीए तक तालीम दिलाई। इम्तिहान पास करने के बाद इसने दूध तकसीम करने का काम फैज़ान के सपुर्द कर दिया था। मैं इसे फैज़ान भाई कहकर पुकारती थी। शुरू में तो वो घर के गेट पर ही दूध देकर चला जाता था, लेकिन बाद में मेरी वालिदवा से अंदर बुलाकर भी दूध लेने लगे और फिर रोज़ का यही मामूल बन गया। फैज़ान एक बज़ाहिर सुलझा हुआ, तालीम याफ्ता नौजवान था। वो बेज़रर सा इंसान मालूम होता था। वो बातें करने का बहुत शौकीन था। इसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि अपने कॉलेज के ज़माने में भी बहस मुबाहसों में हिस्सा लेता रहा था, इसलिए जब भी मेरी वालिदा से अंदर बुलाकर दूध लेती, वो किसी न किसी मौजू पर ज़रूर तबादला ख्याल करता था। उधर मेरी वालिदा भी कुछ कम न थी। वो भी गुफ्तगू करने की अच्छी खासी माहिर थी। जब किसी बात पर उनकी बहस छटर जाती तो काफ़ी देर तक जारी रहती। गुफ्तगू का ये सिलसिला रोज़ बरोज़ दराज होने लगा। वालिदा फैज़ान की ज़हानत से बहुत मुतासिर थी। वो इसकी बहुत तारीफ़ें करती थी। हर रोज़ फैज़ान सुबह 7 बजे ही हमारे घर आ जाता और बावर्ची खाने में, जहाँ मेरी वालिदा नाश्ता तैयार कर रही होत, बैठ जाता था। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते। अम्मी के स्कूल जाने तक वो वहाँ बैठा रहता, फिर घर चला जाता हो। इन दोनों के दरमियान हर रोज़ एक नए मौजू पर बहस होती थी। मैं अक्सर इन दोनों के पास बैठकर नाश्ता करती थी, लेकिन मेरी नन्ही सी अक्ल उनकी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू समझने से कासिर रहती थी। मैं ये कहकर हमेशा हर ख्याल को झटक देती थी कि बड़ों की बातों में मेरा क्या अमल दख्ल। बड़ों की बातें बड़े ही जाने, लिहाजा मैं चुपचाप नाश्ता करती और स्कूल चली जाती। दोपहर को जब स्कूल से वापस आती थी तो फैज़ान की सूरत ही घर में सबसे पहले देखने को मिलती थी। दोपहर का खाना फैज़ान अपने घर खाया करता था। वालिदा ने तो कई बार खाना खाने की पेशकश की, लेकिन हर बार इस पेशकश को रद्द कर देता था। शायद वो यहाँ बस बातों से पेट भरने आता था। सुबह जब वालिदा स्कूल जाती तो वो भी घर चला जाया करता था। दोपहर को मी आराम करती थी, वो इसलिए नहीं आता था।
शाम होते ही वो किसी बोतल के जिन की तरह फिर हाजिर हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे घर का एक फर्द लगने लगा। अब वालिद है घर से बाहर के तमाम काम भी इसी से ही करवाने गई थी, मसलन गोश्त लाना, बिलो गैर है जमा करवाना, सब्जी लाना। सौदा सलफ लाने के बाद जो पैसे बच जाते वो इससे कभी वापस न लेती थी। इन तमाम कामों के बदले वो सारा दिन हमारे घर में विराजमान रहता था। वो सिर्फ रात को सोने के लिए अपने घर जाता था। जिस दिन वालिद साहब ने आना होता था, इस दिन वो जल्द घर चला जाया करता था। अम्मी अबू जान को इसके मुतालिक बता चुकी थी। अबू ने भी इसके आने जाने पर कोई एतराज़ न किया था। वैसे भी वो दकियानूसी ख्याल रखने वाले नहीं थे। वो पढ़े लिखे और खिले दिमाग के आदमी थे। अब वाकसर जुमेरात को आते थे। जुमा को वो सारे घर के काम निपटाने की कोशिश करते, लेकिन छठी होने के बाइस बाज काम वो न करवा सकते थे, जैसे बिजली का बिल, कोई और दफ्तरी काम। तो वो जाते हुए अक्सर ये काम फैज़ान के ज़िम्मे लगा जाया करते थे। वालिद साहब उम्मी पर अंधा एतमाद करते थे, इसलिए वो फैज़ान पर भी भरोसा करते थे। मेरी वालिद ने भी फैज़ान की महल्ले भर में तारीफ़ें कर दें कि बहुत नेक लड़का है जो इतना काम आता है, वरना कौन इस तरह दूसरों की मदद करता है। महल्ले वाले मेरी वालिद है और वालिद की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वालिद है जो कहती थी वो मान लिया करते थे। हम लोग तो खैर इज्जतदार थे ही। हमारे घर आने जाने की वजह से फैज़ान को भी महल्ले में अच्छा समझा जाने लगा। इसकी नेकियों के चर्चे भी ज़बान ज़द आम हो गए। मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी कि सब कुछ देखती थी, सुनती थी, कुछ बातें दिमाग पर नक्श भी होती थी, लेकिन मैं अभी उन्हें समझने की सलाहियत न रखती थी। मैं सरसरी सा देखती थी और फिर खेल कूद में मसरूफ़ हो जाती। अम्मा चूंकि अबू से मुकाबला करके हम सबको अपने करीब रखे हुए थी, इसलिए उन्होंने हमारी तरबियत में भी किसी किस्म की कमी नहीं होने दी थी। पढ़ी लिखी माँ होने की वजह से उन्होंने हमें हर किस्म की एहसास कमतरी से बचाया हुआ था। मैं भी माँ की तरह बोलने की अच्छी खासी सलाहियत रखती थी। इतनी सी उम्र में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेती थी और इनामात हासिल करती थी। खेल को दाल और शरारतों में मैं भाइयों से आगे थी। मैं हर किसी से अच्छे तरीके से मिलती थी। सब मेरी माँ की दी हुई तरबियत का नतीजा था कि उन्होंने हमें इस सलीके से पाला था कि हम में कोई कमी ना थी, लेकिन इंसान फिर इंसान है जिसको खता का पतला कहते हैं। अम्मी से फैज़ान के मामले में कोताही हो गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा। इस बात को और 7 साल बीत गए। वो पहले की मानिंद आज भी इसी तरह हमारे घर आता जाता था। अब शऊर का कतरा कतरा अमृत बनकर मेरे दिल और दिमाग में उतरने लगा था और मैं इस दौर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही थी जो माँ बाप की नींद में उड़ा देता है। जब लड़की जवान हो जाती है तो माँ बाप के लिए बोझ और परेशानी का बाइस बनती है। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन घर के माहौल और दौलत की फरावानी ने मेरी मासूमियत पर किसी किस्म की कोई ज़र्ब नहीं लगाई थी। मैं मासूम और सादा दिल थी, वैसे भी लाउबाली। अम्मी को खुद भी इस बात का एहसास नहीं था और न ही उन्होंने मुझ में ये एहसास अजागिर कराया था कि मैं अब बच्ची नहीं रही। अब अक्सर उनके कानों में ये आवाज़ में पड़ने लगे कि तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, इसलिए तुम्हारे घर में किसी गैर मर्द का आना मुनासिब नहीं है। लेकिन वालिद है ये बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देती। वो ये कह देती कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। मेरी अक्ल इतनी बड़ी हो गई थी कि अब किसी की निगाहें में अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी। अब घर में फैज़ान का आना नागवार गुजरने लगा, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब भी इसके सामने जाती इसकी नज़र में मुझे अपने जिस्म के आर पार होती नज़र आती। मुझे इसका देखना बुरा लगता। सभी तो दिल चाहता कि इसकी आंखें नोच लूं। ऐसा क्यों होता था, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ना मुझे इसकी समझ थी, इसलिए ना तो मैं इस बारे फैज़ान से कोई बात करती थी और ना ही घर वालों को इसके मुतालिक कुछ बताया था। बताती भी तो किसे, क्योंकि उम्मी जान मुझे अभी तक बच्ची समझते थी,
जबकि मेरी सोच में अब वाज़ेह और नुमायां बड़ापन नमूदार हो रहा था, अब जिसे मैं अच्छी तरह महसूस और समझ सकती थी। इस ही शऊर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझा दिया कि फैज़ान की नज़र में मुझे क्यों बुरी लगती हैं, क्यों नक्का इनमें पाकीज़गी नहीं थी। एक दिन वालिदा को खबर मिली कि उनकी बहुत ही अजीज़ दोस्त का इंतकाल हो गया है। कल उनका जनाजा है। वो दूसरे शहर में रहती थी। अम्मी को जनाजे के लिए यकीनन दूसरे शहर जाना था और उन्हें रात भी वहीं बिसर करनी थी, इसलिए फौरी तार भजवाकर नानी जान को बुलवाया था कि वो मेरे पास रहे। नानी जान आ गई तो अम्मी फौरन जनाजे में शिरकत के लिए रवाना हो गई। हर पल मदद को तैयार फैज़ान ने उन्हें बस में सवार करवा दिया। मेरी नानी बहुत ज़ईफ़ औरत थी। इनकी बीनाई कमज़ोर हो चुकी थी। वो किसी की सूरत देखकर उसे पहचान नहीं सकती थी, सिर्फ आवाज़ ही सुन सकती थी और आवाज़ के ज़रिए लोगों को पहचानने की कोशिश करती थी। शाम का वक्त था। अम्मी को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे दोनों भाई बाहर खेलने गए हुए थे। वो तकरीब रात को ही लूटते थे। मैं अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ़ थी और नानी जान बराबर वाले कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नानी को सुनाई भी बेहतर तरीके से नहीं देता था। इतने में फैज़ान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसका कमरे में आना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का बड़ा गेट अक्सर खुला रहता था। घर में दाखिल होने वाला किसी भी कमरे का रुख कर सकता था। ताज्जुब का लम्हा तो इस वक्त आया जब फैज़ान ने उम्मी के मुताल्लिक़ मुझसे पूछा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उम्मी को वो खुद ही गाड़ी में सवार करा के आया था और अब अनजान बना मासूमियत से उम्मी के बारे में पूछ रहा था। मैं समझी वो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, ताज्जुब है, उन्हें आप ही तो सुबह गाड़ी पर सवार करके आए हैं। क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो कल वापस आएंगी? ये जवाब सुनते ही वो कमरे में चला आया और इस चारपाई पर बैठ गया जिस पर मैं बैठी काम कर रही थी। 2-4 मिनट खामोश रहने के बाद उसने पढ़ाई के मुतालिक मुझसे सवालात करने शुरू कर दिए। मैंने बड़ा समझते हुए ठीक ठीक जवाब दिए। मैं इससे तालीम की राह में पेश आने वाले मसाइल और मुश्किल सवालात के मुतालिक बताने लगी। वो किताब देखने की गरज से मेरे नज़दीक आ गया। मासूम सी सोच रखने वाली लड़की ये न जान सकी कि इसके दिल में क्या फतूर छुपा हुआ है। इस बात का अंदाज़ा भी मुझे नहीं था कि मर्द की नीयत बदलने में सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं। वो चंद लम्हों में ही बड़ी मेहनत से बनाई हुई सारी दीवारों को उबूर कर जाता है। मैंने इसके अज़ाइम समझने में बहुत देर लगा दी थी। वो बातें करते हुए एकदम उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक जा पहुंचा। मैं ये समझी कि वो जाने वाला है। मैं इसी तरह उसकी बातों के जवाब देती रही। मुझे धचका इस वक्त लगा जब उसने दरवाज़ा फौर बंद कर दिया। मैंने इसके चेहरे पर दरिंदगी देखी तो रूह कांप गई। अपना अंजाम बहुत बुरा नजर आने लगा। मेरी हालत पिंजरे में कैद बुलबुल की सी हो रही थी। मैंने भागकर इस कफस से आज़ाद होना चाहा, जहां मेरी इज्जत को दरगोर किया जाने वाला था। मेरी इज्जत के साथ साथ में भी जिंद विदफिन हो जाती। नानी को इसके आने जाने की कोई खबर न थी। वो मुझे ढूंढती मेरे दरवाजे तक फर्शा बनकर आ गई। वो डर गया और भाग गया। नानी अंदर आई। मैं भागकर उनके गिले लग गई और रोने लगी। वो समझी कि मैं उम्मी की बहुत लाडली हूँ, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे गिले से लगाकर प्यार करने लगे, लेकिन असल बात को वो ना समझ सकी। अपनी रुसवाई का चर्चा करने की मुझ में भी हिम्मत न थी। पहले तो सोचा कि नानी को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैंने ये ख्याल बदल दिया। मैं उम्मी को ये सब कुछ बताना चाहती थी ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो आज तक आस्तीन में सांप पालती रही है। वो तमाम रात मैंने रूकर गुजार दी। आंखों के सोते थे, खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले रोज जब मेरी वालिदा तशरीफ लाई तो मैं फौर उनके गिले लग के रोने लगी। रोते हुए सारा वाकया कह सुनाया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी माँ मेरे लिए एक मजबूत पनाहगाह साबित होगी।
वो मुझे अपनी मोहब्बत और शफ़क़त के मज़बूत हिसार में लेकर इस भीतर ये से ज़रूर इंतकाम लेगी। समझती थी कि वो मुझ पर बुरी नज़र डालने वाले की आंखें निकाल देंगी और ऐसे शख्स को कभी भी अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखने देंगी जिसने उनकी बेटी को बर्बाद किया। लेकिन मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। मेरी माँ ने उल्टा मुझी को समझाना शुरू कर दिया कि मैं फैज़ान के सामने ना आया करूं। थोड़ी ही देर में फैज़ान आ गया। उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। वो दोनों पहले की तरह फिर बातों में मसरूफ हो गए। इस वक्त मेरे तमाम एतमाद के रिश्ते कर चूहे की सूरत बखर गए। इन किरचियों की चुभन हमेशा के लिए दिल में उतर गई। मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। हाल ये था कि जब भी फैज़ान को देखती मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी। सोचती कि अब नया में कोई माँ ऐसी भी देखी है जो महज चंद काम करवाने की खातिर अपनी इकलौती बेटी को गैर महफूज कर दे। लेकिन इस बात की जीती जागती मिसाल मेरी माँ की शक्ल में मेरे सामने थी। मेरे अंदर एक लावा पक रहा था जिसकी तपश में मैं खुद ही जल रही थी। नफ्सियाती और आसाबी एतबार से मैं बहुत कमज़ोर हो गई। ज़रा ज़रा सी बात मेरे असाब और मिजाज में कशीदगी और तनाव पैदा करती। माँ और घर से कोई दिलचस्पी ना रही। जीने का सहारा अब सिर्फ मेरा बाप था। दिन रात सुलगती रही। आखिर मैंने मैट्रिक कर लिया। बहुत अच्छी तालबा थी, लेकिन मीर असब कुछ फैज़ान की नज़र हो गया। उसने मुझे इस कदर खौफ ज़दा कर दिया कि अपने अंदर की सरगोशियों से भी खौफ खाने लगी, जिसने मेरी पढ़ाई को भी मुतासिर किया। मैट्रिक करने के बाद भी अच्छे कॉलेज में दाखिले का मसला आया तो अम्मी कहने लगे कि मैं अपने वालिद के पास चली जाऊं, जबकि वालिद साहिब का ख्याल था कि हम सब को ही उनके साथ दूसरे शहर मुंतकिल होना चाहिए। अम्मी के हजार रोकने और न चाहने के बावजूद अबू ने तबादला दूसरे शहर में करवा लिया। जिस दिन हम लोग जा रहे थे मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एक मनहूस सूरत हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो रही थी। मैं अपने वालिद के तहफ़्फ़ुज़ के मज़बूत क़िले में जा रही थी। हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद इस तलख़ियात को इसी घर में दफन न कर सकी जो मेरी रूह का नासूर बन गई। अब मैं सोचती हूँ कि शायद जब तक मेरी माँ मेरे सामने है इस वाक़े को नहीं भूल सकती जिसने मुझे वक्त के तपते हुए रेगज़ार में नंगे पांव जलने के लिए छोड़ दिया और मैं आज तक आबला पासी दश्त में भटक रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।